नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संकट। फिर टूटा रिकॉर्ड और सामने आए एक दिन में 86,000 से ज़्यादा मामले। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लागत ज़्यादा, जापान की रुचि कम, बुलेट ट्रेन की राह में कई रोड़े सामने आ रहे हैं और 5 साल बढ़ सकती है बुलेट ट्रेन की डेडलाइन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने वालों पर नजर रखेंगे मैजिस्ट्रेट। बिहार चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संकट, फिर टूटा रिकॉर्ड, सामने आए एक दिन में 86,000 के ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है और आज शनिवार को भारत में 24 घंटे के अंदर 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 86,432 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,089 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते शुक्रवार की बात करें तो देश में 83,341 नए मरीज मिले थे, जबकि 1,096 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक पूरे भारत में 8,46,395 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 69,561 मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि अब तक पूरे देश के अंदर 31,07,000 लोग ठीक हो चुके हैं। जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उसी तरह से रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या भी ठीक हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बीते शुक्रवार को एक दिन में 19,218 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद पूरे राज्य में 8,63,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 25,964 हो गई है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया था कि भारत के 5 से 7 राज्य सबसे कोरोना प्रभावित हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में भी कोरोना की संख्या अब 60,000 के पार हो गई है। वहां पर लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हर दिन नए मरीजों की संख्या भी सामने आ रही है। बीते 24 घंटे के अंदर 1400 लोग सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 1570 नए मामले सामने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लागत ज्यादा, जापान की रुचि कम, बुलेट ट्रेन की राह में कई रोड़े, 5 साल बढ़ सकती है डेडलाइन। जी हां दोस्तों, भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगातार रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाली पहली बुलेट ट्रेन को देखने के लिए देशवासियों को अभी 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत भारत में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा जापानी कंपनियां भी अब इसमें कम ही रुचि ले रही हैं। ना ही प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनियां ही ठीक दाम फिक्स कर रही हैं, जिसके चलते टेंडर लगातार रद्द हो रहे हैं। रेलवे ने अब इन समस्याओं के मद्देनजर ही उम्मीद जताई है कि प्रोजेक्ट अक्टूबर 2028 तक पूरा हो पाएगा, जबकि पहले इसके खत्म होने की समय सीमा दिसंबर 2023 रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक यह नई टाइमलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही जापानी टीम से बातचीत के बाद ही तय हुई है। प्रोजेक्ट में देरी के सवालों पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर बुलेट ट्रेन के साथ जुड़े सभी मसलों का जल्द निपटारा हो जाए तो हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा को कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के उलझे हुए तकनीकी प्रोजेक्ट्स में समय सीमा ज्यादा नहीं घटाई जा सकती। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण जापान से 80% लोन पर किया जा रहा है। जापान ने यह कर्ज 0.1% की दर पर 15 साल के लिए दिया है। इस कॉरिडोर के ज्यादातर सिस्टम जापान की शिंकासेन बुलेट ट्रेन तकनीक पर ही निर्मित होंगे। बता दें कि मोदी सरकार पहले इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से को अगस्त 2022 तक शुरू करने के पक्ष में थी, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को तोहफा दिया जा सके। रेलवे के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि इसी समय सीमा तक प्रोजेक्ट के एक हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने वालों पर नजर रखेंगे मजिस्ट्रेट, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, रिम्स के कैली बंगला में इलाज करा रहे सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मुलाकात आसान नहीं होगी। वैसे लोगों को ही मुलाकात करने दिया जाएगा जिसे जेल प्रशासन से अनुमति मिली हो। लालू प्रसाद से मिलने वालों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने कैली बंगला के पास शुक्रवार से मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है, जो 24 घंटे मौजूद रहेंगे। 3 मजिस्ट्रेट 3 शिफ्टों में काम करेंगे। मजिस्ट्रेट मुलाकात करने वालों का ब्यौरा
दौरा रखेंगे और जिसके पास इजाजत नहीं होगी उसे मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा। कारा महानिरीक्षक ने रांची के उपायुक्त से मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए बिहार और दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन भी करना होगा। इसीलिए पड़ी जरूरत। लालू प्रसाद से रिम्स में मुलाकात करने वालों की संख्या हाल ही के दिनों में काफी बढ़ गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के समय पर होने की घोषणा के बाद इनकी संख्या में और इजाफा हो गया था। लालू प्रसाद से मुलाकात के नाम पर कई लोग चुनाव में टिकट लेने के लिए भी आवेदन देने लगे हैं। लालू के पुत्र तेज प्रताप 27 अगस्त के लालू से मुलाकात करने रिम्स वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इससे रिम्स परिसर में जाम लग गया था और थोड़ी देर के लिए हंगामा भी हुआ था। राजद के अन्य विधायक भी बिहार से आकर लालू प्रसाद से मुलाकात करते थे। 2 दिन पूर्व बाराचट्टी की विधायिका समता देवी भी बिना अनुमति के लालू से मुलाकात करने के लिए रांची पहुंची थी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें गेस्ट हाउस के पास रोक लिया था और 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। सुरक्षा कर्मी करा रहे थे मुलाकात। लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन अनुमति भी नहीं ली जा रही थी। एसएसपी की ओर से लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवान ही इन नेताओं को मुलाकात करा रहे थे। कारा महानिरीक्षक ने उपायुक्त को लिखे पत्र में इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि रिम्स में सुरक्षा और मुलाकातियों पर नजर रखने के लिए एसएसपी की ओर से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन वह लापरवाही बरत रहे हैं और अवैध तरीके से कई लोगों को लालू प्रसाद से मुलाकात करा रहे हैं। मुलाकाती लालू से मिलने के बाद राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं। इस कारण सरकार के नियमों के तहत लालू प्रसाद की सुरक्षा और मुलाकातियों पर नजर रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की जरूरत है। लालू को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जनहित याचिका भी दायर। लालू प्रसाद से बिना अनुमति मिलने वालों की संख्या बढ़ने पर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर पेइंग वार्ड से कैली बंगला में शिफ्ट करा दिया है। यहाँ मुलाकातियों पर कोई नियम लागू नहीं किया जा रहा है। जेल मैनुअल का उल्लंघन भी किया जा रहा है। अदालत से लालू के वार्ड में शिफ्ट कराने का आग्रह किया गया है। याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में उभरा मतभेद। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की लोक जनशक्ति पार्टी से पुरानी प्रतिद्वंदिता शुक्रवार को फिर से सामने आ गई। हमने आगाह किया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे तो वह भी लोजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोजपा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन राज्य में जेडीयू भाजपा गठबंधन सरकार का वह हिस्सा नहीं है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। लोजपा का नेतृत्व अब पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं। वह जन वितरण प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार से लेकर सड़क निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि राजग में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आने को लेकर लोजपा नाराज है और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारने पर विचार कर रही है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि कौन खुश है या नाखुश है। हम नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए यहाँ आए हैं, चुनाव में टिकट के लिए नहीं। उन्होंने कहा, अगर चिराग पासवान जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की धमकी देते रहे तो हम मुंह खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम भी लोजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पर हमलावर हुए मांझी, अब आरजेडी व कांग्रेस को भी एलजेपी के अगले पैंतरे का इंतजार। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिना शर्त जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े होते हुए बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लिया है। इस क्रम में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को चेतावनी दी है कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाएं। अब इस पर एलजेपी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। चिराग पासवान अभी चुप हैं। वे संकेतों में नए संकल्प का एहसास करा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस की आस थोड़ी मजबूत हुई है। चिराग और मांझी के सियासी पैंतरे से महागठबंधन के प्रमुख नेताओं को अलग रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ विशेष हलचल होने वाली है। इसलिए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर संभावित विमर्श को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वोटिंग मोड में छोड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में घटक दलों के साथ बात तभी आगे बढ़ेगी जब एलजेपी अपनी मंशा को पूरी तरह साफ कर देगी। ऐसे में 7 सितंबर की तिथि का सबको इंतजार है, जब चिराग ने दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुला रखी है। उसके बाद उनके राजनीतिक व्यवहार का भावार्थ सबके सामने आना है। चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर देंगे। साथ ही हम के जेडीयू के साथ एक तरफा खड़े हो जाने और एलजेपी पर तल्ख हमले का जवाब भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एलजेपी की स्थिति राजनीतिक प्रतिबद्धता और एनडीए के साथ दोस्ती दुश्मनी के भाव पर पड़ी धुंध भी
भी 7 सितंबर को ही साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का जेडीयू को संदेश, अपने दम पर बना सकते हैं सरकार, पर दोस्ती तोड़ना हमारी आदत नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में अभी चुनावी रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी नजर आने लगी है। राजनेताओं के तीखे बयान हो या दल बदल की खबरें, चुनाव से जुड़ी हर चीज अब तेज हो चुकी है। तमाम दल चुनावी गठबंधनों को लेकर भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस बीच आरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी बिहार में गठबंधन से जुड़ा एक अहम बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI से हुई बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम 1996 से जेडीयू के साथ साझेदारी में हैं और हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही ऐसा करना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी सांसद आर.के. सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बदला नजर आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सीट शेयरिंग में हमारा हिस्सा जल्द ही तय होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से समाप्त किया जाएगा, क्योंकि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणामों ने स्पष्ट रूप से बीजेपी और पीएम मोदी के वोट बेस को प्रदर्शित किया है, इसलिए सीट विभाजन केवल उसी पर आधारित होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सुशासन पर तेजस्वी का वार, विज्ञापनी सरकार में अपराध में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में आरजेडी और जेडीयू के बीच सियासी जंग चलती रही है। पोस्टरों, बैनरों और बयानों के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अब चूंकि बिहार में चुनावी गहमा गहमी तेज है, इसलिए दोनों दलों के बीच की जंग भी तेज हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, विज्ञापनी सरकार के 15 वर्षीय अपराध काल में आपराधिक घटनाओं में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। NCRB ने हर वर्ष अपराध को लेकर नीतीश सरकार के झूठे दावों की पोल खोली है। बिहार में प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं होती हैं। व्यापारी वर्ग सत्ता संरक्षित अपराधियों के निशाने पर है। तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें 2006 से 2020 के अपराध का आंकड़ा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव बोले, सत्ता मिली तो 3 साल में बिहार होगा एशिया का नंबर 1 प्रदेश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव हर संभव कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में अगर वह लीड करे तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को दलित नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव ने दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करें, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित राजनीति को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी इस बात के लिए समझाऊंगा कि नीतीश कुमार झांसी में नहीं आए और जेडीयू के साथ ना जाएं। मांझी के जरिए दलित समुदाय की सियासत पर वार करने की रणनीति बनाई गई है। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को भारत की गुलामी से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस अगर महागठबंधन की अगुवाई करता है तो बिना शर्त वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व की कमान किसी अति पिछड़ा या फिर दलित समुदाय के नेता को ही मिलनी चाहिए। इस बात का सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, महागठबंधन में दरारें पड़ती जा रही हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।